1990 में एक जगह जो कि बिल्कुल बंजर थी, धूल मिट्टी गर्मी पानी तक नहीं था, एक ऐसी जगह बन गई है जिसने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया है। जिस जगह पे पानी की इतनी ज्यादा किल्लत थी, उस जगह आज के टाइम पे पर ईयर 128 बिलियन इंपेरियल गैलन्स पानी कंज्यूम होता है। बड़े बड़े फाउंटेन्स और कैनाल्स आज की डेट में वहां पे बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़े मॉल्स, सबसे बड़े होटल्स, सबसे बड़ी लिफ्ट्स, सबसे बड़े रेस्टोरेंट्स और बहुत कुछ बनाया जा रहा है। जहां पर रेत के ऊपर एक कमरा बनाने बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वहां पर इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी। पुलिस यहाँ पे लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी गाड़ियों में घूमती। और हाँ, आप अभी तक समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ दुबई की। लेकिन ये इतने अमीर बने कैसे? अब आपको लगता होगा कि इनके पास ऑयल है, ऑयल का भंडार है, तो ये अपना ऑयल बेच के इतने अमीर बने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी जीडीपी का 1% हिस्सा इनके ऑयल बिजनेस से आता है। Dubai. Welcome to Dubai. The city is now a global business hub and luxury tourist destination. Dubai, there is the tallest building in the world, the largest airport and shopping center, the most luxurious hotel, and the police patrol the city with sports cars. So how did the Emirates and Dubai in particular get so rich? Because I know Dubai is not Spanish and Dubai is bad because it is Dubai. ये सारी स्टोरी डिस्कस करने से पहले देखते हैं एक बार दुबई है किस जगह पर। इंडिया से वेस्ट की तरफ मतलब पश्चिम की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। एक्चुअली ये 7 अलग अलग किंगडम्स के राजाओं ने मिलकर ये एक एमिरेट्स बनाया है, एक रीजन बनाया है। और ये 7 किंगडम्स, और इनमें कई बार सिटीज और किंगडम्स के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि किंगडम्स और सिटीज के जो नाम है वो एकदम सिमिलर है। जैसे कि जो दुबई किंगडम है उसे एमिरेट्स ऑफ दुबई कहते हैं और इसके अंडर दुबई सिटी आती है। और सेम ऐसे ही एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी में सिटी आती है अबू धाबी। जैसे हर कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही यूएई के भी हैं। इन 7 किंगडम्स ने ये मिलकर डिसाइड कर लिया है कि जो भी अबू धाबी का राजा होगा वही यूएई का प्रेसिडेंट होगा, और जो दुबई का राजा होगा वो वहां का प्राइम मिनिस्टर कहलाएगा। इसलिए जो यूएई में सबसे ज्यादा पावर है वो दुबई और अबू धाबी के पास ही रहती है। इसलिए ये एक रीजन है कि यूएई एक ऐसी कंट्री है जिसमें एक जगह पे आपको दिखती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े मॉल्स और इतना ज्यादा डेवलपमेंट, और एक जगह आपको दिखता है सिर्फ बंजर रेगिस्तान और मिट्टी और कुछ नहीं। देखिए दुबई आज जो भी है उसके पीछे रीजंस क्या रहे हैं उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना पड़ेगा। ईयर 1820 जो आज यूएई है उस टाइम पे कुछ भी नहीं था सिवाय मिट्टी के। अलग अलग किंग्स मतलब कि शेख अपने अपने एरिया को रूल करते थे और इस एरिया को शेखडम कहा जाता था। और जो आज दुबई है वो एक टाइम पे मछुआरों का शहर कहलाया जाता था जो कि अबू धाबी की सल्तनत में आता था। 1833 में शेख अल मखदूम ने इसे अबू धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बना दिया था। अब कुछ टाइम बाद 1853 में जो ब्रिटिशर्स हैं वो लंदन से बॉम्बे जाने के लिए ये वाला रूट यूज करते थे, लेकिन ये वाला रूट यूज करते टाइम परेशानी इसमें ये होती थी कि इसमें अंग्रेजों के साथ लूट होती थी। तो अंग्रेजों ने ये जो रीजन पड़ा था बीच में शेखडम, इनसे बात करी और एक ट्रीटी साइन की जिसमें अंग्रेजों ने अपनी सिक्योरिटी की बात करी जिससे आगे चल के दिक्कत ना हो। उसके बाद इस एरिया का नाम शेखडम से चेंज होकर ट्रूशियल स्टेट्स रख दिया गया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मिट्टी थी और यहाँ पे सिर्फ उनका एक ये क्रॉसिंग रूट था, तो यहाँ पे इन्होंने ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किया। अब इस टाइम पे जो दुबई का रीजन था वो फिशिंग से हट के पर्ल्स बिजनेस के लिए फेमस हुआ, मतलब मोतियों का बिजनेस। लेकिन दुबई अभी भी एक गांव ही कहलाता। दुबई की असली किस्मत चेंज हुई 1958 में जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के रूलर बने और इन्होंने दुबई को एक गांव से एक चमकता शहर बना दिया। 1959 में ये यूरोप गए और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए और वहां से आते ही इन्होंने डिसाइड किया वो दुबई को ट्रेडिंग फाइनेंस का एक हब बना देंगे जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में फेमस होगा। जो दुबई की लोकेशन थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, वो अफ्रीका से अमेरिका और अदर रूट्स को जोड़ती थी। और जो दुबई की खाड़ी वहां पे छोटी मोटी शिप्स या फिर छोटी मोटी बोट्स तो आती थी लेकिन बड़े शिप्स नहीं आ पाते थे। इसी वजह से जो दुबई के शेख थे उन्होंने इस खाड़ी को और ज्यादा बड़ा करवाया जिससे बड़ी शिप्स भी इसमें एंटर कर सके, और इसके लिए इनके पास जो भी पैसा था सब इसमें लगा दिया और लोन भी ले लिया। और इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क लिया था जिसके बाद इन्हें आगे जाके बहुत सी बातें सुननी भी पड़ी थी। लेकिन ये बहुत ही बड़ा सक्सेस पॉइंट निकला। इसके बाद दुबई में बहुत बड़े बड़े शिप्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जिससे दुबई के आसपास का जो मार्केट था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा चलने लगा। और जो शेख राशिद थे वो यहाँ पे भी नहीं रुके, उन्होंने एयरपोर्ट बनवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा पैसा लगाया और जो भी पैसा आता उसे वो री इन्वेस्ट करते चले गए। अब 1966 में दुबई में ऑयल निकलता है लेकिन ये काफी कम होता है एज कंपेयर टू अदर अरब कंट्रीज। लेकिन शेख राशिद का ये मानना था कि ऑयल मिल तो गया लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने इस मिले हुए ऑयल का पैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ही लगाया। उन्होंने उस टाइम पे एक लाइन भी गई थी जो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि मेरे दादा ऊंट की सवारी करते थे और मेरे पिता भी ऊंट की सवारी करते थे और मैं मर्सिडीज चलाता हूँ
और मेरा बेटा रेंज रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी रेंज रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा फिर से ऊंट की सवारी करेगा। इसलिए वो दुबई को एक ऐसी सिटी बनाना चाहते हैं जिसकी डिपेंडेंसी सिर्फ ऑयल पे ना हो। जब शेख राशिद दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे तो उसके पैरेलल भी बहुत सारी चीजें कर रहे थे। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स भी दुबई को छोड़ के चले गए क्योंकि ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था उस एरिया की सिक्योरिटी के लिए। तो 1968 में ब्रिटिशर्स भी यहां से चले जाते हैं और दिसंबर 1971 में जितने भी किंगडम्स थे सारे ये एक हो जाते हैं और ये टोटल 7 किंगडम्स मिलके एक कंट्री बनाते हैं। देखिए जब भी शिप्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो फ्यूलिंग के लिए और लोडिंग अनलोडिंग के लिए एक पोर्ट की नीड पड़ती है और दुबई की लोकेशन एक ऐसी जगह पर थी जहां से बहुत सारे शिप्स होके जाते थे। शेख राशिद ने उसकी इंपोर्टेंस को उसी पर्टिकुलर टाइम पे समझा और एक पोर्ट बनाया जिसका नाम था पोर्ट राशिद। और इस पोर्ट की वजह से वहां पे शिप्स रुकना स्टार्ट कर देते हैं और जब शिप्स रुकना स्टार्ट करते हैं मतलब उसके आसपास एक बहुत बड़े लेवल पे कमर्शियल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। 1972 में जो पोर्ट राशिद बना था उसकी सक्सेस को देख के 1979 में पोर्ट जेबल अली भी बना दिया और आज के टाइम में भी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। यहां से एमिरेट्स ऑफ दुबई चमकना स्टार्ट कर देता है। जब बाकी देश तेल के पैसे से बड़े बड़े महल बना रहे थे वहीं पर और उस टाइम पे शेख राशिद की सोच बिल्कुल ज्यादा अलग थी और उसके बाद एक ऐसी चीज करी गई जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। ऐसे टाइम पे जब बहुत ज्यादा शिप्स पोर्ट्स पे आने लगे और अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई उस टाइम पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज या टैक्स लगाने की बजाय उस पोर्ट को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया। मतलब कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगेगी। मतलब कि जो पोर्ट जेबल अली है वो एक कमर्शियल फ्री जोन कहलाएगा। शेख राशिद का ये गेम चेंजिंग मूव रहा और इतना सब करने की वजह से जो रूट था ये लोगों का बहुत ज्यादा फेवरेट रूट बन गया था और दुबई की जीडीपी का अप्रोक्स 23.8% हिस्सा यहीं से आना स्टार्ट हो गया। दुबई एक बहुत बड़ी सिटी बनने की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देता है। इसका सारा क्रेडिट जाता है शेख राशिद को। उस टाइम पे एक चीज हो रही थी, बहुत ही बड़ा और एक बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था। पाकिस्तान की अच्छी लोकेशन होने की वजह से ब्रिटेन यूएसए और ब्रिटेन एयरवेज वहीं से होके जाते थे। इसी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बहुत ही बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई थी और इस चीज को शेख राशिद दुबई के फेवर में डाइवर्ट करना चाहते थे क्योंकि दुबई की लोकेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी थी जिनके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई करा और मल्टीपल रनवेज वगैरह बनवाए। और ये जितने सारे रनवेज बनवाए इनसे एक फायदा ये हुआ कि जितनी भी एयरलाइन थी जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस, एयर इंडिया, मलेशियन एयरलाइंस, एशिया और यूरोप के बीच में चलने वाली फ्लाइट्स थी वो एक पॉइंट पे कट कर दी थी। और 1985 में वो इससे तरह सेटिस्फाई नहीं थे, वो पूरे एयरलाइन ट्रैफिक को दुबई में डाइवर्ट करना चाहते थे। तो 1985 में उन्होंने दुबई में एक एयरलाइन स्टार्ट करी एयर एमिरेट्स जिसके लिए उन्होंने ज्यादा पैसे देके पाकिस्तान से एरोप्लेन इंपोर्ट करे और धीरे धीरे करते पाकिस्तान का सारा बिजनेस दुबई में शिफ्ट कर दिया। और एयर एमिरेट्स एयरलाइंस जो थी वो बाकी एयरलाइंस को काफी पीछे कर देती है क्योंकि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एयर एमिरेट्स को ग्रो करने के लिए अलग से पैसे दिए जाते थे और टैक्स बिल्कुल जीरो था। एयर एमिरेट्स ने बाकी अदर एयरलाइंस को पीछे छोड़ के अपना पॉइंट आगे बना लिया। वैसे तो दुबई बहुत ही ज्यादा रिलीजन फॉलो करने वाला देश है लेकिन अदर कंट्रीज के रिलीजन के लिए भी वहां पे कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दुबई को ऐसे डेवलप किया गया है कि अदर कंट्रीज के लोग वहां पे बिना किसी झिझक के आ जा सके, एक बार आए तो बार बार आने का मन करे और दुबई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। और ये जो सोच आज हम दुबई में देखते हैं इस सोच की शुरुआत भी शेख राशिद ने की थी। जब दुनिया भर से शिप्स दुबई में आ रहे थे तो उन्हें पता था कि दुनिया भर से लोग भी दुबई में आना स्टार्ट करेंगे और वहां के लोगों का दुबई में कंफर्टेबल फील होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए दुबई के अंदर बाकी अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ही ओपन रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए। देखते देखते पोर्ट्स और ट्रेड की वजह से दुनिया भर से लोग दुबई में आना स्टार्ट कर देते हैं और यहां से शेख राशिद ने सोचा कि जो लोग आ रहे हैं इन्हें और ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर देते हैं। यहीं से दुबई को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की मुहिम स्टार्ट हो जाती है। जो चीज एक पोर्ट बनने से स्टार्ट हुई थी वो एक अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट होने वाली थी। दुबई में बड़े बड़े होटल्स और बिल्डिंग्स बनाने के साथ साथ दुबई को एक बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस बनाने का काम स्टार्ट हो गया। उस टाइम में दुबई में बहुत ज्यादा लग्जूरियस होटल्स बनाए गए। इसके बाद और इसके साथ ही दुबई का होटल सेक्टर बहुत ही तेजी से बूम करना स्टार्ट कर देता है। तो दुबई सिर्फ जो लोग पोर्ट्स का यूज करते हैं वहां से कमा रहा था लेकिन 1990 के आते आते दुबई ने सोचा कि अब वो उन लोगों से भी कमाएंगे जो दुबई में घूमने आएंगे, मतलब टूरिस्ट से। लेकिन होटल वगैरह हर फैसिलिटी होने के बाद भी बाहर से लोग इतने दुबई में आ नहीं रहे थे और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए दुबई ने अपने टूरिज्म के अंदर एक चीज और जोड़ी और वो चीज थी ग्लैमर। जो भी चीजें दुनिया के अंदर फेमस थी या फिर पॉपुलर थी उन्हें और बड़े स्केल पे करके दुबई के अंदर लाया गया। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया। ये उस वक्त का दुनिया का सबसे टॉलेस्ट होटल था।
जिसे एक आर्टिफिशियल आइलैंड में बनाया गया था। और इससे पहले कि होटल अच्छे से चलता, इसी पार्टिकुलर टाइम पे मोहम्मद राशिद की डेथ हो जाती है और उनके बेटे मोहम्मद शेख बिन राशिद दुबई के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। शेख मोहम्मद भी अपने फादर के रहते अपने फादर के बिजनेस को और ज्यादा बड़ा बनाना चाहते थे और जो बुर्ज अल अरब होटल था उसकी ओपनिंग 1 दिसंबर 1999 में करवा दी। ये दुनिया का उस टाइम सबसे लग्जूरियस और सबसे महंगे होटल्स में से एक होटल था और दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल भी यही था। इस टाइप की बिल्डिंग्स ने दुबई के बाहर के लोगों का ध्यान दुबई में खींचा। किंग अल मखतूम डैनियल गुर्रम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। डैनियल एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने मॉडर्न शिकागो को डिजाइन किया था। इनका मानना था कि अगर किसी भी सिटी को दुनिया के अंदर धाक जमानी है तो मीडियोकर प्रोजेक्ट से उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह से ना तो उस सिटी को कोई पूछेगा, ना उस सिटी पे कोई ध्यान देगा और ना ही उसकी ग्रोथ होगी। इसलिए अगर किसी सिटी को आगे रखना है तो उसे बड़े जायंट्स प्रोजेक्ट्स को लेके काम करना स्टार्ट करना होगा। और इसी सोच को आगे रखते हुए जो भी चीज दुबई में बनाई गई वो बहुत बड़े लेवल पे बनाई गई। रेत में जहां पे कमरा बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा खड़ी कर दी गई। समुद्र के अंदर मिट्टी भर के उसके ऊपर आइलैंड्स बना दिए गए। ये सब चीज सिर्फ सपने में सोचा जा सकती थी, लेकिन वहां के किंग ने इस चीज को हकीकत में बदल दिया और दुबई ने रेगिस्तान में मल्टीपल आइलैंड्स बनवाए। और जब ये सारी चीज बन रही थी तो पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे समुद्र के पानी को ही प्योरीफाई करके यूज करा जाए और पानी की प्रॉब्लम को भी यहां से सॉल्व कर दिया। जो पोर्ट्स थे उन्हें तो उन्होंने टैक्स फ्री कराई था, बाकी जो पूरी सिटी थी उसे भी उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। दुबई में बिजनेसमैन और इंडिविजुअल्स को इनकम टैक्स देना नहीं होता और आम जनता से टैक्स लेने की बजाय उन्होंने ऑयल, टूरिज्म और इन सब चीज का फंड्स का यूज किया, जिसकी वजह से दुनिया भर के जो रिच लोग थे और बड़ी कंपनीज थी उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स दुबई में बनाना स्टार्ट कर दिए। और यही कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से दुबई इतना बड़ा बन पाया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।